आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। सतीश हतबुद्धि सा हो गया था। क्यों पास आने पर इस तरह से निष्ठुर आघात करके दूर हटा देती है। उस दिन सारी रात बराबर सोचते रहने पर भी इसका कोई स्पष्ट कारण खोजकर वो न पा सका। पिछली रात की एक बात अब तक उसकी हड्डियों में झंझनाती हुई बज रही थी। इस कारण वो भोर में बाहर निकल पड़ा और किराए का एक मकान ठीक करके आकर मजदूर बुलाकर अपना सामान लदवाने लगा। ये काम देखकर डेरे के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अधिक आश्चर्य में पड़ा बिहारी। उसने पास आकर धीरे धीरे पूछा, बाबू क्या घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ में 5 रुपए देकर कहा, नहीं बिहारी, घर पर नहीं, स्कूल के पास ही एक मकान पा गया हूँ, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। बिहारी ने कहा, किंतु वो तो अभी तक आई नहीं है बाबू। सतीश ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, आई नहीं है? अच्छा तो मेरे बिछौने को बांध दे, मैं तब तक राखाल बाबू के कमरे से आ रहा हूँ। ये कहकर डेरे का देना पावना चुका देने के बाद वो राखाल बाबू के कमरे में चला गया। उस कमरे में बहुत से लोग उपस्थित थे। शायद यही आलोचना चल रही थी, क्योंकि उसको देखते ही सभी निस्तब्ध हो गए। राखाल ने ज़रा हंसने की चेष्टा करके कहा, सतीश बाबू इस तरह अचानक कैसे? सतीश ने हाथ के रुपयों को मेज़ के किनारे रखकर कहा, अचानक एक दिन मैं आया भी था, अचानक एक दिन जा रहा हूँ। इन्हीं रुपयों से शायद आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। यदि ना हो तो हिसाब हो जाने पर मुझे खबर दीजिएगा, बाकी रुपए भेज दूंगा। राखाल ने कहा, खबर कहाँ दूंगा? मेरे स्कूल के पते से एक कार्ड लिखकर भेज दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। ये कहकर सतीश और किसी सवाल जवाब की प्रतीक्षा न करके बाहर चला गया। कमरे के अंदर एक दबी हुई हंसी की आवाज़ सतीश के कानों में आ पहुंची। बिहारी निकट ही खड़ा था। कमरे में घुसकर हाथ की छोटी सी गठरी किवाड़ की आड़ में उतार कर रख देने के बाद राखाल को लक्ष्य करके बोला, बाबू मेरा 17 दिन का वेतन हिसाब करके दे दीजिए, मुझे इसी दम बाबू के साथ जाना पड़ेगा। राखाल ने विस्मित और क्रुद्ध होकर कहा, तू जाएगा? यहाँ काम कौन करेगा? जाऊंगा कह देने से ही तो जाना नहीं होता। बिहारी ने कहा, होगा क्यों नहीं बाबू, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। राखाल ने अग्नि की तरह जलकर कहा, जाना पड़ेगा कह देने से ही हो जाएगा? नियम अनुसार नोटिस देना चाहिए, मालूम है ना? बिहारी ने कहा, एक दिन समय अनुसार आकर दे जाऊंगा, अभी वेतन दे दीजिए, मुझे माल असबाब जुटाना पड़ेगा। राखाल और कुछ न कहकर तूफान की गति से बाहर आया और सतीश के कमरे में घुसते ही बोल उठा, सतीश बाबू ये सब कैसे काम है? सतीश बिछौना बांधते हुए बोला, कौन सब? राखाल ने उद्दंड भाव से कहा, नौकरानी नहीं आई, वो तो पहले ही चली गई है। देख रहा हूँ बिहारी को भी ले जाना चाहते हैं, क्यों? अपराध किया आपने, दंड हम लोग भोगेंगे। सतीश ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। राखाल ने कंठ के स्वर को ऊंचा करके कहा, समझेंगे क्यों, ना समझने में ही तो सुविधा है। खुद न जाने से तो आपको निकाल बाहर करना ही पड़ता, लेकिन जो कुछ भी हो एक सहज शिष्टता का बोध भी क्या नहीं रहना चाहिए? सतीश की दोनों आंखें जल उठीं। पास आकर वो बोला, आप ये सब क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? ईर्ष्या की आग राखाल को जला रही थी। बोला, ठीक कह रहा हूँ, आप भी ठीक समझ रहे हैं। सतीश बाबू कोई भी बात हम लोगों से छिपी नहीं है। अच्छा जाइए आप, क्या ही काला सांप मकान में लाया गया था, ऐसे डेरे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सतीश ने राखाल का एक हाथ थाम कर कहा, आप क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? राखाल ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर गरज उठा, जाइए, ढोंग मत रचिए, जाइए आप, दूर हट जाइए। बिहारी ने कमरे में आकर देखा, सतीश बाबू जाने दे उनको, उनका मोह कहाँ है और कहाँ है उनकी जलन, ये बात मैं एक दिन आपको बताऊंगा। मैं सब जानता हूँ, आइए हम लोग चीज़ सामान ठीक कर डालें। राखाल अपने पैरों की आवाज़ से मकान कपाकर बाहर चला गया। सतीश ने चौकी पर बैठकर कहा, ये सब क्या है बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा, यहाँ न रहूँगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरे साथ? यहाँ काम कौन करेगा? बिहारी ने अविचलित दृढ़ता के साथ कहा, जिसकी इच्छा हो वो करे, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नौकर के बिना तो आपका काम चलेगा नहीं।
इतनी देर में मामला समझ सकने पर सतीश पल भर चुप रहकर बोला, ये बात पहले कह देने से ही तो ठीक रहता बिहारी। बिहारी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चीज सामान बांध बटोर कर मजदूर के सिर पर उठाने लगा। वो जाएगा ही, इसमें संदेह नहीं रहा। सतीश नए डेरे पर आकर सोच रहा था, मैं कैसा हो गया हूँ, किस तरह ऐरा गैरा कोई भी मेरा अपमान करने का साहस करता है। यही नहीं, अपमान करके स्वच्छंदता से परित्राण पा जाता है। क्यों? मेरी असाधारण शारीरिक शक्ति एक तिल भी कम नहीं हुई है, फिर भी मैं क्यों मुंह ऊपर उठाकर जोर लगाकर बात नहीं कर सकता? क्यों मैं सिर झुकाए ही सब सह लेता हूँ? अपने मन की ये शोचनीय दुर्बलता आज उसको बड़ी चोट पहुँचाने लगी, और उससे भी अधिक चोट उसकी इस दुख की प्रतिकार करने की सामर्थ्य भी मानो आज उसके हाथ से निकल गई हो। राखाल की क्रोध भरी भाषा ने उस रात की घटना का ही उल्लेख किया है। इसमें संदेह मात्र नहीं है कि इसी को याद करके सतीश लज्जा से गड़ गया। विपिन के आदमियों ने उसको किस तरह से, किस भाव से पकड़ लिया था। अंधेरे कमरे में किस तरह वो डर से मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। वो लोग बुद्धिमान थे और किस तरह सारी चालाकी समझ लेने पर ओढ़ने के अंदर से उसे खींचकर ले गए थे, इत्यादि। चित्तग्राही दुर्लभ विवरण का सत्य मिथ्या के अलंकार आडंबर से लपेटकर जो वर्णन किया गया हो, उपस्थित सब लोगों ने किस प्रकार उत्कट आनंद और आग्रह, ऊंची ऊंची हंसी के साथ उसका उपभोग किया होगा। उसकी आदि से अंत तक कल्पना करके उसका चेहरा इतना ज़्यादा मर्मांतक और विभत्स होकर दिखाई पड़ा कि अकेले कमरे के अंदर भी सतीश का पूरा चेहरा वेदना से विकृत हो उठा। फिर उन्हीं लोगों के सामने ही राखाल ने उसका अपमान करके विदा कर दिया। वो एक बात भी कह नहीं सका। ये सुनकर सावित्री क्या सोचेगी? वो कुछ न कहेगी, सब सह लेगी, एक जवाब भी न देगी। उसको आत्मसम्मान बोध कितना बड़ा है, इसको भी वो जैसे असंदिग्ध भाव से समझ गया था। उसके व्यथित चेहरे की आकृति वो कल्पना में आज स्पष्ट देखने लगा। सतीश ने मन ही मन कहा कि ज़रूर मेरी निर्बुद्धिता से जो आज दुर्घटना हो गई है, असहाय सावित्री को उसके बीच छोड़कर चला आना उचित नहीं हुआ। लेकिन उचित क्या हो सकता था, ये किसी तरह सोचने पर भी वो समझ नहीं सका। लेकिन सावित्री ने क्या खुद ही उसको चले जाने को नहीं कहा? उसने क्या गर्व के साथ ही नहीं कहा, इसमें वो कोई अपमान नहीं समझती? बिहारी ने आकर कहा, बाबू आपके स्नान का समय हो गया है। सतीश लज्जित होकर झटपट उठा और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने चला गया। उस दिन वो स्कूल गया, लेकिन क्लास में न जा सका। बाहर घूम घाम कर ही डेरे पर लौट आया और कमरे में घुसते ही किसी तरह की निराशा ने मानो उसका पूरा हृदय परिपूर्ण कर दिया। इस नए कमरे को सजाकर सरियार कर ठीक ठाक करने में बिहारी ने खूब परिश्रम किया। ये बात समझ में आ गई, लेकिन अनजान हाथ की प्रथम चेष्टा कहीं भी दबी नहीं है। ये भी उसी तरह दृष्टि में पड़ गई है। बिहारी शरबत ले आया, तंबाकू चढ़ाकर दिया और दुकान से पान का दोना खरीद कर ले आया। वृद्ध की अनभ्यस्त इन सब सेवाओं की चेष्टा से सतीश मन ही मन हंसने जा रहा था, पर रुलाई आ गई और उसने नेत्र पोंछ डाले। रात को बिछौने पर लेटकर सतीश सोचने लगा, जो कुछ होना था हो गया। इन सब बातों को अब वो मन में नहीं लाएगा। लिखने पढ़ने के लिए वो कलकत्ता आया था तो इसी को लेकर रहेगा या घर लौट जाएगा। लेकिन उस दिन मूर्छिता नारी के गर्म शरीर को लेकर वो घर लौट आया था। वो गर्मी उसके समस्त संगम की चेष्टा को गलाकर खत्म कर देने लगी। बिहारी मन ही मन सब समझ रहा था, लेकिन सांत्वना देने का साहस उसको नहीं था। इसी कारण वो उदास चेहरे से चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठा रहा। प्रायः 10 बज रहे थे। उसने धीरे धीरे मुंह बढ़ाकर कहा, बाबू बत्ती बुझा दूं? सतीश ने कहा, बुझा दे, लेकिन तू सोएगा कहाँ बिहारी? मैं यहीं हूँ बाबू, मैंने अपनी चटाई दरवाजे पर ही बिछा दी है। सतीश ने पूछा, क्या इस मकान में नौकरों के लिए सोने की जगह नहीं है? बिहारी ने कहा, नीचे एक कमरा खाली है, शायद आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए इसलिए यहीं रहूँगा। सतीश ने व्यग्र होकर कहा, यह कैसी बात, तू वहीं सोने चला जा। बूढ़े आदमी हो, ओस में मत भीगो। ओस कहाँ बाबू, कहकर बिहारी वहीं पर चादर ओढ़कर सो गया। कुछ क्षण चुप रहकर सतीश ने पूछा, रात कितनी हो गई रे? ज़्यादा नहीं हुई है बाबू, शायद 10 बज गए हैं। सतीश फिर चुपचाप सो गया। कुछ क्षण बाद मृदु कंठ से उसने पूछा, अच्छा तू सावित्री का घर जानता है बिहारी?
बिहारी उठकर बैठ गया। बोला, जानता तो हूँ बाबू। सतीश और कुछ न बोला। बिहारी ने कहा, एक बार जाकर देख आऊँ क्या? इस बार सतीश घबराकर बोल उठा, नहीं नहीं, तू जाएगा कहाँ? वो तो बहुत ही दूर है। बिहारी ने कहा, दूर बिल्कुल नहीं है बाबू। सतीश कुछ सोचने लगा, बोला, नहीं। बिहारी ने धीरे धीरे कहा, बाबू, यदि 1 घंटे की छुट्टी दें तो देख आऊँ। सवेरे वो काम पर आई नहीं थी, शायद बीमार पड़ गई है। फिर भी सतीश कुछ नहीं बोला। बिहारी मन ही मन घबरा उठा। आज सारा दिन वो अपनी आदत के अनुसार बातें नहीं कह सका था। उस पर से कहने के लिए विषय इतने अधिक जमा हो चुके थे कि एक बार फिर बोला, एक नई जगह में नींद नहीं लग रही है बाबू, फिर एक बार तंबाकू चढ़ा दूं? सतीश ने उत्तर नहीं दिया तो भी बिहारी कुछ देर तक उत्सुक होकर प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वो वहीं सो गया। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सतीश स्कूल गया। दोपहर को बिहारी सब कामकाज पूरा करके हाल ही में रखे गए पांडे महाराज के ऊपर डेरे की देखभाल करने का भार देकर बाहर चला गया और 17 दिन का वेतन वसूल करने के बहाने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। फिर भी उसको ये भय था कि राखाल बाबू कहीं ऑफिस न चले गए हों, इसलिए मकान में घुसते ही नए नौकर से खबर जान लेने पर वो निर्भय होकर रसोई घर के सामने चला गया। उसने कंठ का स्वर ऊंचा करके कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी गांजा पीकर दीवाल पर ओठंग कर नेत्र बंद किए ध्यान कर रहे थे। चौंक उठे और बोले, कल्याण हो। उसके बाद माथा सीधा करके नेत्र खोलकर बोले, कौन है? बिहारी? अरे आ बैठ जा। बिहारी पास आकर पैरों की धूली को सिर पर चढ़ाकर बैठ गया। चक्रवर्ती ने अंगीठी की खूंट खोलकर थोड़ा सा गांजा निकाल बिहारी के हाथ में देकर कहा, उस मकान में अब रसोई कौन बनाता है? बिहारी उठकर चला गया। हथेली में 2-4 बूंद पानी लेकर लौट आया और बोला, एक पश्चिम का गंवार ब्राह्मण है, एकदम जानवर है। चक्रवर्ती ने खुश होकर सिर हिलाकर कहा, भगवान उन लोगों को पूंछ देना भूल गए हैं, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद डेरे के नए नौकर को लक्ष्य करके बोले, हमारे यहाँ कल ही एक भूत को पकड़ लाया गया है। उसकी समझ कैसी है उसको तो भला देखो बिहारी। आज सवेरे एक चिलम निकाल कर मैंने उसे दी और कहा, तैयार करके लाओ तो भैया। मैंने सोचा इसकी विद्या एक बार देख लेने से ही ठीक होगा। कहने से तू विश्वास न करेगा बिहारी, उल्लू ने चीज़ को मिट्टी में मिला दिया। पर तुम लोगों को वहाँ कष्ट न होगा। मेरी सावित्री चतुर लड़की है, 2 ही दिन में सिखा पढ़ाकर पक्का बना देगी। चक्रवर्ती ने कहा। उसकी अपनी 15 आना विद्या भी उसी गुर से सीखी हुई थी। उस बात को दबाकर वो झट से बोला, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ बिहारी, पकड़ बैठने से ही कुछ नहीं होता। भैया बाबू लोगों को खुश करना, उनकी थाली में परोस देना बहुत साधारण बात नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ काम करना अब हो नहीं सकता, ये तुझे पहले ही कह देता हूँ। तो कह देना तो भला मेरा नाम लेकर सावित्री से, वो उसी क्षण कहेगी, जाओ बिहारी चक्रवर्ती को बुला लाओ। भले ही वो रुपया वेतन अधिक लेगा। सतीश बाबू भी कभी नहीं न कहेंगे, मैं उनका मिजाज जानता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणाय ब्राह्मणों गति, मैं 2 रुपया अधिक पाऊँगा तो वो कुपात्र में नहीं पड़ेगा। इतना कहकर चक्रवर्ती महाराज हंसने लगे। बिहारी कुछ देर बाद बोला, महाराज जी सावित्री तो वहाँ नहीं है। चक्रवर्ती ने अविश्वास की हंसी हंसकर कहा, अच्छा नहीं है, चल तू मेरा नाम लेकर कह देना, उसके बाद जो कुछ होना होगा मैं देख लूँगा। बिहारी बाएं हाथ के पदार्थ को दाएं हाथ में लेकर बोला, तुम्हें छूकर शपथ ले रहा हूँ देवता, वो नहीं जाती वहाँ। इतनी बड़ी शपथ के बाद चक्रवर्ती फिर संदेह न कर सके। आश्चर्य में पड़कर कहा, तू कहता क्या है बिहारी, वो तो यहाँ भी नहीं आती। फिर 24 घंटे राखाल बाबू बेचारे सतीश बाबू को जो, अच्छा तू जा, एक बार उसको देख तो आ, उसके बाद मैं हूँ और राखाल बाबू हैं। मुझे जैसा तैसा ब्राह्मण मत समझ लेना बिहारी। उसके ब्राह्मणत्व में बिहारी की अगाध श्रद्धा थी। उसने चक्रवर्ती के हाथ में चिलम देकर पूछा, अच्छा सतीश बाबू ही क्यों चले गए? कहते हैं स्कूल दूर पड़ता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा, नहीं, इसके अंदर कोई बात है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चिलम खत्म कर दी। बिहारी उठ पड़ा और उद्विग्न मुख से सावित्री के घर की तरफ चला।
उसको विश्वास हो गया कि सावित्री बीमार हो गई है। सावित्री के घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। बिहारी चुपचाप अंदर चला गया। प्रायः सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। किराएदार दीवानिद्रा में पड़े हुए थे। बिहारी धीरे धीरे सावित्री के कमरे के सामने जाकर वज्राहत की भांति स्तब्ध हो गया। किवाड़ का एक पल्ला बंद था। बिहारी ने देखा उसकी आड़ में सावित्री धरती पर चुपचाप बैठी हुई है और पास ही चौकी पर बिछौने पर विपिन शराब पीकर मतवाला बना हुआ सो रहा है। पाँव की आवाज़ से सावित्री मुंह बढ़ाकर अचानक बिहारी को देखकर एक ही क्षण में मानो बदहवास सी हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बाहर आकर जोर से हंसकर बोली, आओ बिहारी, बैठो। उसको अपने साथ ले जाकर रसोई घर के बरामदे में उसने चटाई बिछा दी और बड़े आदर से बिठाकर खुद पास ही फर्श पर बैठकर उसने पूछा, समाचार सब अच्छा है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर बतलाया कि अच्छा है। उसके बाद सावित्री के मुंह से फिर बात नहीं निकली। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बिहारी एकाएक उठ जाने को तैयार होकर बोला, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। सावित्री ने पूछा, अभी ही जाओगे? बैठो ना। बिहारी ने सिर उठाकर कहा, नहीं, जा रहा हूँ। सावित्री साथ ही साथ सदर दरवाजे तक जाकर बोली, हाँ बिहारी, बाबू लोग तो बहुत नाराज़ हो गए हैं। बिहारी ने चलते चलते कहा, मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग वहाँ अब नहीं रहते। सावित्री ने व्यग्र होकर प्रश्न किया, नहीं रहते? ये मैस वाला डेरा क्या टूट गया है? बिहारी ने कहा, नहीं, टूटा तो नहीं है, सिर्फ सतीश बाबू उसे छोड़कर चले गए और मैं उनके साथ आया हूँ। तुम लोग क्यों चले गए बिहारी? ये बहुत सब बातें हैं। कहकर फिर बिहारी चलने को तैयार हुआ तो सावित्री ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर अनुनय के स्वर में कहा, और एक बार चलकर बैठना पड़ेगा बिहारी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे समय नहीं है। कल एक बार फिर आओगे, वचन दो। बिहारी ने पहले की भांति कहा, नहीं, मुझे समय ना मिलेगा। क्षण भर सावित्री ने उसके चेहरे की ओर तीक्ष्ण दृष्टिपात करके हाथ छोड़ दिया। अभिमान से समस्त छाती को भरकर शांत भाव से वो बोली, अच्छा तो जाओ, ये बात उनसे कह देना। इस बात से बिहारी को ठेस लगी। उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उन्होंने तो तुम्हारे संबंध में जानना नहीं चाहा। नहीं चाहा? नहीं। सावित्री स्थिर भाव से प्रतिघात सहकर रूखे स्वर से बोली, किसी दिन जान लेना चाहेंगे तो शायद कह दोगे। बिहारी ने कहा, नहीं, मैं औरत नहीं हूँ, मेरे शरीर में दया माया है। कहकर और किसी प्रश्न की प्रतीक्षा न करके तेजी से छोटी गली को पार करके वो चला गया। सावित्री उसी जगह चौखट पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके अंदर बाहर फिर एक बार आग धधक उठी। आज वो सवेरे घर में नहीं थी, काली जी के दर्शन के लिए काली घाट गई थी। इसी अवकाश में विपिन यार दोस्तों को साथ लिए शराब पिए मतवाला बना आ गया और मोक्षदा के हाथ में 2 नोट देकर सावित्री के कमरे का ताला खोलकर बिस्तर पर बैठ गया और शराब मंगाकर घर भर के सभी लोगों को उसने पिलाई। पीकर सभी मतवाले हो गए। इन बातों को सावित्री कुछ भी जानती नहीं थी। दिन में 12 बजे उसने अपने मकान में घुसकर देखा, इस मकान की 2 पुरानी किराएदारिन शराब के नशे में गाली गलौज कर रही हैं और उसकी मौसी मोक्षदा सामने के बरामदे में पड़ी हुई टूटी फूटी आवाज़ में मौज से विद्या सुंदर पद गा रही है। सारे मकान में कहीं फरूही, कहीं उड़द का दाना, कहीं बतख के अंडों के छिलके, कहीं मछलियों के कांटे, कहीं केकड़ों की हड्डी बिखरी पड़ी है। पैर रखने तक का स्थान भी नहीं है। मोक्षदा सावित्री को देखते ही अपने ढीले कपड़ों को कमर पर लपेटती उठ खड़ी हुई और उसका गला पकड़कर रोने लगी। बेटी, ऐसे ऐसे बाबू जिसके हैं उसको फिर कष्ट कैसा? उसको फिर दूसरों की नौकरी करनी चाहिए। पर मैं तेरी गरीब मौसी हूँ सावित्री। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। गालों पर, माथे पर, कपड़ों पर, समूचे अंग पर हल्दी के पीले दाग पड़े थे। श्वास में कच्ची प्याज की तीव्र गंध थी। असहनीय घृणा से सावित्री उसको जोर से ढकेल कर बोल पड़ी, मौसी, तुम शराब पीती हो? तुम भी मतवाली हो रही हो? धक्का खाकर मोक्षदा रोना बंद कर और आंखें लाल कर चिल्लाई, मतवाली? ज़रूर मतवाली। तू मोहल्ले के लोगों से जाकर पूछ ले, वो कहेंगे मतवाली है। मेरा भी एक दिन था रे, मेरा भी एक दिन था।
मेरा भी एक दिन था जबकि 24 घंटे शराब में डूबी रहती थी, तो इसका हाल क्या जानेगी, कल की छोकरी है तू। उनके गर्जन तर्जन से कुंठित होकर सावित्री ने शांत करने के अभिप्राय से कहा, लेकिन तुम पीती नहीं हो, आज एकाएक पीने क्यों गई? मोक्षदा ने और भी व्यथित होकर कहा, एकाएक फिर क्या, मैं एकाएक पीने वाली नहीं हूँ। जाकर पूछ ले अपने बाबू से, जो एक गिलास पीकर औंधा पड़ा हुआ है। अरे मर जाऊंगी तो भी अपनी मान मर्यादा न खोऊंगी। आंचल में 2 नोट बांध दिए हैं, तभी मैंने गिलास पकड़ लिया है। ये कहकर गर्व के साथ आंचल को उठाकर कहा, जरा सा कह देने से ही दौड़कर भी जाऊंगी, वैसी मोक्षदा मैं नहीं हूँ। सावित्री ने चौंक कर पूछा, क्या बाबू आ गए हैं? मोक्षदा ने कहा, नहीं तो इतना कांड करता कौन। ये भी कहती हूँ पी लो कह देने से ही क्यों पीऊँगी, मान इज्जत क्या नहीं है। इसके पहले बरामदे के उस किनारे की औरतें आपस में लड़ झगड़ रही थीं। गले की ऊंची आवाज़ सुनकर झगड़े का आभास पाकर वो पास ही आकर खड़ी हो गईं। विदु ने कहा, अजय मान इज्जत हम लोगों की है भी, ताने की बात हम लोग भी समझती हैं। फिर सावित्री तो लड़की की तरह है। उसका बाबू मेरा हाथ पकड़कर अनुनय करने लगा, इसलिए मुझे पीना पड़ा, नहीं तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि मोक्षदा गरज उठी, भले ही हो सावित्री का बाबू, भले ही हो दामाद, 20 रुपए आंचल में बांध लिए हैं, तभी हाथ से गिलास छुआ है। ये बातें सुनकर सावित्री लज्जा और घृणा से मरती जा रही थी। बोल उठी, चुप रहो मौसी। मोक्षदा ने कहा, चुप क्यों रहूँगी, जो कुछ कहूँगी सामने ही कहूँगी। सब जानते हैं, साफ कहने वाली यदि कोई है तो वो है मोक्षदा। इस बार विदु ने भी कंठ का स्वर ऊंचा बनाकर कहा, साफ कहना केवल तू ही जानती है ऐसी बात नहीं है, हम भी जानती हैं। दामाद से 2 नोट लेकर शराब पी गई हो, 3 पा लेने से न जाने। मोक्षदा उछल पड़ी, बोली, छोटे मुंह बड़ी बात, और बोल न सकी। सावित्री ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और ज़बरदस्ती उसे घसीट अपने कमरे में लेकर आ गई। वहाँ छोड़कर उसने जंजीर चढ़ा दी। वहीं से मोक्षदा न सुनने योग्य भाषा लगातार बरसाने लगी। लौट आने पर सावित्री विदु के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मौसी मुझे क्षमा करो, सब दोष मेरा है। उसकी नम्र बातों से शांत होकर विदु ने कहा, तेरा दोष क्या है साबी, मोक्षदा को सदा से जानती हूँ, ज़रा सी पी लेने के साथ ही फिर रक्षा नहीं, कमर कसकर झगड़ा करने लगती है, यही उसका स्वभाव है। जा तू अपने कमरे में जा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सावित्री काठ की तरह खड़ी रही। रोष और शोभ से आत्मघात करने की उसकी इच्छा हो रही थी। सतीश इतना निर्लज्ज हो सकता है, खुले तौर पर दिन दहाड़े ऐसा उन्मत्त आचरण कर सकता है, ये तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसलिए काल्पनिक नहीं, एक सच्ची वेदना उसके हृदय के अंदर विशाल तरंग की भांति लुढ़कती हुई घूमने लगी। उसको मालूम होने लगा मानो उसका प्रियतम अकस्मात उसी के नेत्रों के सामने मर गया, जिसको केवल 2 ही दिन पहले वो कड़ी बातों से अपमानित करके विदा करने को बाध्य हुई थी। वही जबकि इतना शीघ्र, इतने सहज भाव से अपने समस्त आत्मसम्मान को विसर्जित करके ऐसा हीन, ऐसा विभत्स होकर वापस आ गया, तब भरोसा करने का, विश्वास करने का उसको और कुछ भी नहीं रह गया। उसकी आंखें जलने लगी, लेकिन एक बूंद भी आंसू की नहीं निकली। उसका सर्वस्व, उसका देवता, उसको कल्पना का स्वर्ग, उसका भ्रष्ट जीवन का ध्रुव तारा, उसका इहकाल परकाल, सब कुछ एक ही क्षण में उस इधर उधर बिखरी पड़ी हुई गंदी चीज़ों, जूठन के ढेरों के बीच में लौटने लगे। सावित्री स्थिर होकर खड़ी रही। कमरे की तरफ जाने के लिए किसी तरह भी उसके पैर नहीं उठे। उसे याद पड़ गया कि अभी उस दिन रात को उसको छूकर सतीश ने शपथ ली थी। आज ही इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर मतवाला बनकर उसके बिछौने पर पड़ा हुआ है, तब उसके मुंह की तरफ वो और कैसे देखेगी। उसी समय नीचे मकान मालकिन के कंठ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो भी आज मकान में नहीं थी। आते ही एक के मुंह से मोक्षदा और विधु का विवरण, उसके साथ ही और जो कुछ भी रहा सब सुन लेने पर क्रोध के साथ ऊपर चढ़ गई कि एकाएक सामने जूठे कांटे देखकर स्थिर होकर खड़ी हो गई। हाल में प्रयाग से सिर मुंडा आने के बाद उनके आचार विचार का अंत नहीं था। सावित्री को उस अवस्था में देखकर वो बोली, साबी, तुझे तो मैं अच्छी स्त्री ही जानती थी, ये सब कैसा अनर्थ का काम है, बता तो बच्ची। सावित्री ने संक्षेप में कहा, मैं घर में नहीं थी। मकान मालकिन ने कहा, इस समय तो तू है,
अब सफाई करे कौन? मैं? नहीं बच्ची, मेरे मकान में ये सब दुराचार नहीं चलेगा। अपने अपने कमरे में बैठकर जिसकी जो इच्छा हो करो, मैं कहने नहीं जाऊंगी, लेकिन बाहर बैठाकर ये सब कांड नहीं होगा। मैं इन सब पर से पैर रखकर चलूंगी, छुआछूत करके जाति जन्म बिगाड़ूंगी, ये मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो दीवार से सट सट कर लांग लांग कर किसी तरह अपने उस तरफ के कमरे में चली गई। सावित्री फिर खड़ी नहीं रही, जूठन साफ कर सारी जगह को धो पोंछकर फिर स्नान करके आ गई और एक सूखे कपड़े के लिए कमरे में चली गई। अंदर जाकर बिछौने की तरफ देखते ही वो भय से, आश्चर्य से चिल्ला उठी, माँ रे, ये तो विपिन बाबू हैं। शराबी गहरी नींद में डूबा हुआ था, वो जागा नहीं। बाहर का कोई ये आवाज़ सुन नहीं सका। सावित्री 2 कदम पीछे हट गई। उसका सारा शरीर कांपने लगा और माथे में हठात मूर्छा का लक्षण अनुभव करके दरवाजे की आड़ में माथा रखकर निर्जीव की भांति बैठ गई। कुछ देर बाद ही उसकी वो दशा बीत जरूर गई, लेकिन सिर ऊपर उठाकर सीधी होकर वो बैठ न सकी। इसके पहले जिस क्षोभ से, जिस दुख से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था, जिसके निर्लज्ज आचरण की लज्जा से उसको मर जाने की इच्छा हो रही थी, वो लज्जा सच नहीं है। ये सतीश नहीं है, दूसरा ही कोई है। ये आंखों से देख लेने पर भी उसका वो क्षोभ, वो दुख मानो तिल मात्र भी डिगा नहीं, वरन छाती और भारी हो गई। हृदय में मानो और अंधकार हो उठा। बिछौने की ओर वो फिर देख न सकी। उसकी दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। हाय रे स्त्री का प्रेम! इतने दुख से, इसी बीच किस समय गुप्त रूप से चुपचाप सतीश के सब अपराध उसने क्षमा कर दिए थे। उसकी सेवा करने के लिए, स्वस्थ बना देने की प्यास से वो आर्त हो उठी थी और उसको देखने, उससे बातचीत करने की असह्य क्षुधा से उन्मत्त हो उठी थी। इसकी खबर शायद उसके अंतर्यामी को भी नहीं लगती थी। अब उस ओर की समस्त आशाओं के एकाएक झूठ में विलीन हो जाने के साथ उसका अस्तित्व ही मानो दिशा विहीन शून्यता के बीच डूब गया। ठीक उसी समय उसके द्वार के बाहर बिहारी आकर खड़ा हो गया। सतीश के दिल में एक अग्निशिखा दिन रात जलने लगी। इस बात को उसका मन अस्वीकार न कर सका। उस आग से जलता हुआ उसका इतना बड़ा सबल शरीर भी निस्तेज होता जा रहा है, इसका स्पष्ट अनुभव करके वो उद्विग्न हो उठा। बिहारी को बुलाकर कहा, माल अस्बाब एक बार फिर बांधना पड़ेगा, आज शाम की ट्रेन से घर जाना चाहता हूँ। बिहारी ने पूछा, गांव के घर या पश्चिम के घर पर? पश्चिम के घर पर, कहकर सतीश ज़रूरी चीज़ सामान खरीदने का रुपया उसके हाथ में देकर स्कूल चला गया। बिहारी के आनंद की सीमा ही नहीं थी। उसका मकान मेदिनीपुर ज़िले में है। पश्चिम का मुंह उसने आज तक देखा नहीं था। उस पश्चिम की ओर आज रवाना होना पड़ेगा। उसी क्षण शोरगुल मचाकर बांधना छीनना शुरू किया। पांडे ने आकर भोजन के लिए बुलाया। बिहारी ने हंसकर कहा, महाराज जी तुम नहाओ खाओ, मेरा खाना एक तरफ ढककर रख दो, यदि समय मिला तो देखा जाएगा, अभी तो मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। आज सवेरे से ही सतीश के सिर में दर्द होने लगा था। दिन में 12 बजे के बाद विधिवत ज्वर लेकर वो लौट आया। बिहारी मकान में नहीं था। वो दिन के 3 बजे के लगभग एक बोझ चीज़ें सिर पर लेकर बिल्कुल ही आकर बैठ गया। इन दिनों प्रायः चारों तरफ बीमारी फैल रही थी। ये बात याद करके सतीश भी डर गया। दूसरे दिन ज्वर और दर्द दोनों ही बढ़ गए। संध्या के बाद सतीश ने चिंतित मुंह से बिहारी से कहा, ज्वर यदि शीघ्र न छोड़े तो तू अकेला सेवा कर सकेगा ना? बिहारी ने डबडबाए हुए नेत्रों से कहा, भय क्या है बाबू? सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, एक बार उसको यही सोच रहा हूँ बिहारी, एक बार सावित्री को खबर देना ठीक नहीं होगा, शायद डॉक्टर भी बुलाना पड़े। किसी कारण से भी सावित्री को बुलाने की जरा भी इच्छा बिहारी की नहीं थी, लेकिन मन के भाव को रोककर उसने मृदु स्वर में कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ। उसी समय सतीश उन्मुख हो गया। उसके ज्वर की वेदना मानो आप ही आप घट गई। 2 घंटे के बाद बिहारी के अकेले लौट आने पर सतीश भय के साथ ताकता रह गया। बिहारी ने कहा, वो घर पर नहीं है बाबू। घर पर नहीं है? उस डेरे पर एक बार जाकर देखा। बिहारी ने कहा, उस डेरे पर वो अब नहीं जाती। 3-4 दिन से घर भी नहीं जाती। कहाँ चली गई किसी को नहीं मालूम। उसकी मौसी को भी नहीं मालूम? नहीं, उसको भी बताकर नहीं गई। सतीश चुप हो गया। बिहारी किसी तरह आंसू पीकर बाहर आकर खड़ा हुआ। सावित्री का जो इतिहास वो उसकी मौसी से सुन आया था, किसी प्रकार वो समाचार आज इस रोगी आदमी के सामने न कह सका।
अगले दिन डॉक्टर आकर दवा दे गए। सतीश ने दवा की शीशी हाथ में लेकर खिड़की के पास बाहर फेंक दी। ये देखकर बिहारी फिर एक बार आंसू रोककर सावित्री की खोज में चला। मोक्षदा रसोई बना रही थी। बिहारी ने पूछा, क्या आज भी वो नहीं आई? मोक्षदा ने कहा, कितनी बार बताऊं कि वो नहीं आएगी। जब बुरे दिन थे तब थी मौसी, अब तो उसके अच्छे दिन हैं। डेरे पर वापस आकर बिहारी ने बताया, आज भी सावित्री लौटकर नहीं आई। 2 दिन के बाद दवा न लेने पर भी सतीश का बुखार उतर गया। वो भात खाकर स्वस्थ होकर उठ बैठा। बिहारी से कहा, अब नहीं, आज ही रवाना होना होगा। उस दिन सतीश कलकत्ता से चला गया।